हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बेताल की कहानी का तीसरा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक आपने सुना कैसे रात के वक्त रमेश को बरगद के पेड़ पर बेताल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं रजत रमेश को खोजने के लिए रात के वक्त निकल पड़ा, जिस कारण रजत का बेताल से सामना हो गया और बेताल उसे भी मौत के घाट उतारने वाला था। वैसे अगर आपने इस कहानी के पिछले दोनों पार्ट नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुन ले। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो उसे भी ऑन कर ले, ताकि हमारी सारी कहानियाँ आप तक समय से पहुँचती रहे। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी कहानी में आगे। ज़मीन पर रजत का शरीर बेजान सा होकर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बिल्कुल जान ना हो। वहीं बेताल तेज़ी से हंसते हुए सीधा बरगद के पेड़ पर चला गया। वहीं बरगद के पेड़ पर लटकी पुतलियों से काफ़ी भयानक हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे वो रजत की हालत पर हंस रही हो। पास में खड़ी वो औरत रजत के करीब जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। वो औरत रजत को उठाते हुए बोली, ए लड़के, उठ जा, तुझे कुछ नहीं हो सकता। वो औरत रजत को उठाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, पर रजत टस से मस नहीं हो रहा था। साथ ही उसका शरीर काला फिरने लगा था। वो औरत रजत को जैसे तैसे करके जंगल की तरफ ले जाने लगी। जंगल के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी थी जो देखने में काफ़ी पुरानी सी लग रही थी। वो औरत रजत को उसके अंदर लेकर गई और उसको ज़मीन पर सुला दिया। रजत अभी भी बेजान सा पड़ा था। वैसे उस औरत की झोपड़ी के अंदर काफ़ी पुराने और अजीब से सामान रखे हुए थे, जैसे वो सब सामान किसी तंत्र मंत्र में इस्तेमाल करने वाले हों। वो औरत जल्दी से उठकर गई और एक झोले के अंदर से अजीब से पत्ते निकाल कर ले आई। उस औरत ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इन पत्तों से ज़रूर ये लड़का ठीक हो जाएगा। इसके बाद उस औरत ने रजत के शरीर के सारे चक्रों पर एक एक पत्ता रखा। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्रों पर 7 अलग अलग पत्ते रखे। उसके बाद उस औरत ने अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मंत्रों की ध्वनि काफ़ी ज़्यादा उग्र थी, जो सीधा रजत के कान में चुभ रहे थे। जैसे जैसे वो औरत मंत्र पढ़ रही थी, वैसे वैसे रजत के ऊपर हर एक चक्र का एक पत्ता चमके जा रहा था। कोई पत्ता सोने की तरह चमक रहा था, तो कोई पत्ता लाल रंग का, तो कोई नीले रंग का। सभी पत्तों का अलग अलग रंग था। उस औरत के काफ़ी पास एक कटोरे में खून रखा हुआ था, जिसे उठाकर वो जल्दी से हर चमकते पत्तों पर डालने लगी। जिस पत्ते पर खून की कुछ बूंदें पड़ती, वो पत्ता रजत के शरीर में जाकर समा जा रहा था। ये देखकर उस औरत ने थोड़ा खुश होते हुए कहा, ये ज़रूर काम करेगा, मुझे यकीन है। सारे चक्रों के पत्ते रजत के शरीर में समा चुके थे, लेकिन फिर भी रजत के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हुई थी। बस उसका काला पड़ा शरीर ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी उस औरत को कुछ न कुछ कमी लग रही थी। उस औरत ने इस बार रजत के नाभि में कटोरे में मौजूद खून को डालना शुरू किया। वो खून रजत के पेट से होते हुए ज़मीन पर गिरने लगा। उसके बाद उस औरत ने रजत की छाती पर हाथ रखकर कोई मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। इस बार मंत्र के असर से उसके हाथ पैर की उंगलियों में हल्का हल्का मूवमेंट होना शुरू हो गया। रजत अब धीरे धीरे अपनी उंगली को आसानी से हिला पा रहा था। जैसे ही उस औरत ने पूरा मंत्र खत्म किया, उसके बाद रजत के अंदर काफ़ी सुधार दिखाई देने लगा। वहीं रजत ने अब अपनी धीरे धीरे आंखों को खोलना शुरू किया। रजत की आंखों के सामने पहले तो हल्का हल्का धुंधलापन मौजूद था। उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
वो बार बार अपनी आंखों को खोल बंद कर रहा था। कुछ ही पल में उसे ठीक से दिखाई देने लगा। रजत ने उस औरत को देखा और उससे सवाल करते हुए कहा, तुम तो वही हो जो मुझे बेताल के हाथों मारना चाह रही थी। रजत उससे दूर जाने के लिए उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसके शरीर में अभी भी पूरी जान नहीं आई थी। वो औरत रजत को शांत कराते हुए बोली, शांत रहो, मैं उस बेताल के श्राप में फंस चुकी हूँ। मुझे उस बेताल को शिकार देना पड़ता है, वरना मैं उस बेताल के साथ बरगद के पेड़ के साथ हमेशा के लिए बन जाऊंगी। रजत को उस औरत की बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई नज़र आ रही थी। उसे यकीन हो रहा था कि वो औरत खुद को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। रजत ने थोड़ा ठंड लहजे में सवाल करते हुए पूछा, बेताल के पीछे की कहानी क्या है, मुझे जाननी है। उसे श्राप दिया किसने? लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? उस औरत ने एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा नाम माया है और मेरे पूर्वज बेताल मंदिर के रक्षक हुआ करते थे। मैं भी बेताल मंदिर की रक्षक हूँ। माया आगे कहने वाली थी कि रजत ने बात काटते हुए पूछा, बेताल का मंदिर? हाँ, बेताल का मंदिर काफ़ी गुप्त होता है। इस गांव में भी एक बेताल का मंदिर है, पर इस बारे में किसी को नहीं मालूम। बेताल मंदिर के अंदर अलग अलग बेताल को सिद्ध कर सकते हैं। रजत एकटक माया की बातें सुने जा रहा था। माया ने आगे कहा, मैंने भी बेताल मंदिर से एक बेताल को सिद्ध किया था। बेताल काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और जिसके पास बेताल होते हैं वो साधक सबसे ताकतवर होता है। सब ठीक चल रहा था, पर एक गलती हो गई। रजत तुरंत पूछ पड़ा, कैसी गलती हो गई? माया ने कहा, शक्ति के लालच में आकर मैंने गांव के लोगों पर बेताल का बुरा साया छोड़ दिया। धीरे धीरे बेताल काफ़ी बुरा बनता गया और वो लोगों को मारने लगा। गांव वालों को कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन आए दिन लोगों की मौत ने गांव वालों के मन में शक भर दिया। फिर एक दिन उन्हें पता चल ही गया और वो बेताल तब उसी बरगद के पेड़ के ऊपर रहता था। रजत ने तुरंत कहा, फिर आगे क्या हुआ? माया ने कहा, गांव वालों ने किसी तांत्रिक को बुला रखा था। उसने बता दिया कि ये बेताल एक सिद्ध बेताल है और इसे इसका साधक ही काबू में कर सकता है और उसे बांध सकता है, पर हालत काबू में आने की जगह बेकाबू हो गई। ऐसा क्या हुआ? रजत ने पलटकर पूछा। माया ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, वहाँ मौजूद लोगों को बेताल ने मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। सब लोग डरकर भागने लगे। वो तांत्रिक भी बेताल से लड़ने की कोशिश में था, पर बेताल की शक्ति के आगे हार गया और मारा गया। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? रजत ने पूछते हुए कहा। माया ने कहा, बेताल ने अपने साधक की बात मानने से मना कर दी, जिस कारण मुझे बेहद गुस्सा आ गया और मैंने उस बेताल को उसी बरगद के पेड़ से कैद कर दिया। उसी के साथ साथ मैं भी बेताल के साथ जुड़ चुकी हूँ। माया की बात सुनकर रजत को श्राप का तो पता चल चुका था। रजत को लगा अब इसके निवारण के बारे में भी पता होना चाहिए। इसीलिए रजत ने तुरंत माया से कहा, आखिर बेताल के श्राप से छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या कोई रास्ता है? इस पर माया काफ़ी गहरे सोच में पड़ गई। कुछ देर अच्छे से सोचने के बाद माया ने कहा, बेताल को कोई मामूली शक्ति तो हरा नहीं सकती। उसे हराने के लिए काफ़ी अच्छी शक्ति चाहिए, जो एक बेताल से ज़्यादा किसी और के पास नहीं होती। इसका मतलब एक बेताल ही बेताल को रोक सकता है। रजत ने हैरानी से पूछा। इस पर माया ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, एक बेताल चाहिए जो हमारी मदद कर सके। पर बेताल आएगा कहाँ से? रजत ने हड़बड़ाहट में पूछा। माया, तुम्हें बेताल के मंदिर में जाकर बेताल को सिद्ध करना होगा, पर बेताल को सिद्ध करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। माया की बात सुनने के बाद रजत के अंदर एक जुनून सा जाग गया और वो जाने के लिए तैयार हो गया। माया ने बताया, बेताल मंदिर तुम्हें इसी जंगल में मिल जाएगा। उससे ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता, वो खुद अपने साधक को खोज लेता है। रजत माया की सारी बातें सुनकर वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ा। इस वक्त रजत जंगल के अंदर ही मौजूद था, इसलिए उसे लगा बेताल मंदिर जल्दी ही मिल जाएगा। काफ़ी देर सीधा चलने के बाद रजत कुछ दूर जाकर रुका। जंगल काफ़ी घना था,
जिस कारण दिशा का कुछ पता नहीं लग पा रहा था। जंगल की खामोशी रजत के अंदर डर भर रही थी। रजत ने डरते हुए खुद से कहा, समझ नहीं आ रहा मुझे किधर जाना चाहिए। ऊपर से कोई ठीक रास्ता समझ भी नहीं आ रहा है। क्या करूं, किधर जाऊं? रजत ठीक से फैसला भी नहीं कर पा रहा था। काफ़ी देर तक वहीं पर खड़े खड़े सोचने के बाद रजत ने अपने कदम दूसरी तरफ मोड़ लिए। रजत अब सीधा सीधा चलता जा रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद अचानक से रजत के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी, जिस मकसद से जा रहा है उसे सफल नहीं होने दूंगा। वापस लौट जा। रजत तुरंत हैरानी से इधर उधर देखने लगा, पर आसपास से एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। रजत ने पेड़ के ऊपर भी देखा, पर उसे कुछ नज़र नहीं आया। रजत को लग रहा था ज़रूर ये सब उसका वहम ही होगा, इसीलिए वो बिना ध्यान दिए ही चलते जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे रजत को अपने करीब किसी के होने का आभास होने लगा, जैसे कोई तो उसके करीब था जो रजत को दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में चलते वक्त कभी कभी रजत का पैर हवा में ही अकड़ जाता, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा हो। रजत को ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। रजत अगले पल एक जगह रुककर आसपास नज़र फेरते हुए बोला, कौन है यहाँ? सामने आओ मेरे। कौन है जो मेरा मार्ग रोकने की कोशिश कर रहा है? रजत का सवाल पूरा होते ही एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कान में सुनाई दी, लौट जा। अपनी मौत का रास्ता मत चुन। जहाँ जा रहा है वो मौत का रास्ता है। रजत ने तुरंत पलटकर कहा, पहले ये बताओ तुम कौन हो? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। रजत ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उसी पल एक सफ़ेद धुआं रजत के आसपास मंडराने लगा। रजत को पहले तो समझ नहीं आया, पर दूसरे पल धुएं के अंदर से सुनाई दी आवाज़, मैं तेरे सामने ही हूँ, तू मुझे इसी रूप में देख सकता है। आखिर कौन हो तुम? कोई प्रेत तो नहीं? रजत ने तुरंत घबराते हुए कहा। इस पर उस धुएं के अंदर से हंसी की आवाज़ सुनाई दी, साधारण प्रेत नहीं हूँ, मैं एक बेताल हूँ। रजत के तुरंत पैर कांपने लगे। वो घबराकर दूर भाग पाता उससे पहले ही सफ़ेद धुआं रजत के शरीर से पूरी तरह से चिपक गया और उसका आधा पैर का हिस्सा ज़मीन में धंस गया। रजत ने कांपते हुए स्वर में कहा, मुझे छोड़ दो प्लीज़। बेताल की आवाज़ सुनाई दी, मुझे पता है तुम बेताल मंदिर ही जा रहे हो, पर वहाँ तक जाने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। रजत ने पूछा, कैसे सवाल का जवाब? मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं देना, मुझे यहाँ से जाने दो। इस पर बेताल की आवाज़ सुनाई दी, बिना सवाल के जवाब के कोई आगे नहीं जा सकता। जवाब तो देना होगा। सही दिया तो आगे जाने को मिलेगा, अगर गलत दिया तो तुम्हारा शरीर यहीं पर पत्थर बन जाएगा। रजत के पास कोई चारा नहीं था, उसे जवाब तो देना ही होगा। रजत ने कहा, ठीक है, पूछो सवाल। इस पर बेताल ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, बताओ। बहुत परिग्रह है जो रखता भाई, बहन से नित प्रति लड़ता, दिन में सोता रात में खाता, गति कौन सी है वो पाता। बेताल की पहेली सुनकर रजत एकदम से हक्का बक्का रह गया। रजत ने आज से पहले कोई पहेली नहीं सुलझाई थी। इस पहेली को सुनकर ही उसका सर चकराने लगा था। सफ़ेद धुएं से बेताल की आवाज़ आई, बताओ जल्दी, देरी मत करो, तुम्हारा शरीर पत्थर का बनते जा रहा है। रजत ने जैसे ही अपने पैरों को देखा तो उसका पैर पत्थर का होने लगा। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रजत के दिमाग में पहेली घूमने लगी। रजत ने एक लंबी और गहरी सांस लेने के बाद कहा, उत्तर है नरक गति। इस पर बेताल ने तुरंत खुश होते हुए कहा, वाह, अद्भुत, सही उत्तर, अब तुम जा सकते हो। इसी के साथ ही सफ़ेद धुआं रजत के ऊपर से हट गया और रजत देखने में पूरी तरह ठीक हो चुका था। इसके बाद रजत ने समय ना गंवाते हुए आगे बढ़ने लगा। अब समय भी शाम का होने वाला था, पर मंदिर अब तक उसे नहीं दिखा था। रजत थक कर एक जगह पर खड़ा हो गया। अचानक से सामने रजत को ज़मीन में धंसी हुई एक गुफा दिखी। रजत उस गुफा को देखकर मन में सोचने लगा, क्या यही बेताल का मंदिर है? चल कर देखना चाहिए। रजत तुरंत फुर्ती के साथ अपने कदमों से
उस गुफा की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही पल में गुफा के पास पहुंचने के बाद रजत ने देखा तो अंदर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। रजत ने फिर विचार किया, क्या अंदर जाकर देखना चाहिए? ये सोचते हुए रजत ने गुफा के अंदर कदम रख दिया। अचानक से तेजी के साथ रजत का पैर लड़खड़ाया और तेजी से फिसलता हुआ वो काफी अंदर गिर पड़ा। रजत को अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक जैसे ही रजत ने उठने की कोशिश की तो दीवार पर टंगी 4 मसाले खुद ब खुद जलने लगी, जिससे गुफा के अंदर रोशनी फैल गई। अब रजत को गुफा के अंदर दिखने लगा। रजत ने देखा एक बड़ी ही भयानक मूर्ति सामने रखी हुई थी। मूर्ति का स्वरूप काफी डरावना था। श्याम वर्ण की वेताली मूर्ति पर लाल रंग के पुष्प की माला थी और उसके दांत काफी विकराल थे, जिस पर हल्का हल्का रक्त लगा हुआ था। रजत ने खुद से सवाल करते हुए कहा, काफी डरावनी मूर्ति है। खैर, अब मुझे आगे क्या करना है? रजत ने देखा मूर्ति के पास ही एक यंत्र बना हुआ था, जो एक बेताली यंत्र था। साथ ही एक बेताली माला भी रखी हुई थी। एक आसन भी बिछा हुआ था। रजत को इतना तो मालूम चल गया था, यहीं पर बेताल को सिद्ध करना है। पर सबसे ज़रूरी चीज़, आखिर रजत को किस बेताल को सिद्ध करना है, ये तो उसे मालूम ही नहीं था। रजत ने तुरंत अपना सर पकड़ लिया, लेकिन तभी रजत ने देखा सामने गुफा की दीवार पर कुछ आकृति उभरी हुई थी। रजत ने पास जाकर ध्यान से देखा तो पता चला इस पर बेताल की अलग अलग चित्र बने हुए थे, साथ ही उनके मंत्र भी लिखे हुए थे। अचानक रजत के सामने सफ़ेद रंग का धुआं इकट्ठा होना शुरू हो गया। रजत समझ गया था ये वही बेताल था जो कुछ देर पहले रजत से सवाल कर रहा था। धुएं से आवाज़ सुनाई दी, लगता है तुम किसी मुसीबत में हो, बताओ क्या मदद करूं तुम्हारी? बेताल की आवाज़ सुनकर रजत ने अपने मन में चल रहे सवाल को पूछते हुए बोला, मुझे एक श्रापित बेताल का सामना करना है, तो क्या मुझे बेताल के बारे में बता सकते हो? मुझे किस बेताल को सिद्ध करना चाहिए? इस पर धुएं से तुरंत आवाज़ सुनाई दी, हाँ बिल्कुल, यहाँ आए लोगों की समस्या का समाधान मैं ही देता हूँ, तुम्हारी भी समस्या मैं ही दूर करूँगा। रजत बिल्कुल खामोश होकर जानने को उत्सुक था। सफ़ेद धुएं वाले बेताल ने कहा, वैसे बेताल कई प्रकार के होते हैं, पर इसमें मुख्य बेताल 11 प्रकार के होते हैं। राक्षस बेताल, भू बेताल, शमशान बेताल, वायु बेताल, गगन बेताल, अग्नि बेताल, भूत, बुद्ध बेताल, महावीर बेताल, विचित्र बेताल, धनवीर बेताल, जल बेताल आदि होते हैं। रजत ने फटाक से कहा, तो मुझे कौन सा बेताल सिद्ध करना चाहिए? 3 बेताल सबसे शक्तिशाली हैं, राक्षस बेताल, शमशान बेताल और महावीर बेताल। इन 3 बेताल को सबसे ताकतवर माना जाता है, साधक के हर कार्य को पल भर में सिद्ध कर देते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है तुम किस बेताल को सिद्ध करना चाहो। रजत ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, इन तीनों की शक्ति के बारे में कोई जानकारी है तो बताओ। धुएं वाले बेताल ने कहा, राक्षस बेताल का स्वरूप बेहद भयानक होता है और ये अपने स्वरूप से डराकर ही मौत के घाट उतार देता है। और दूसरा शमशान बेताल, इस बेताल को सिद्ध करने के बाद शमशान की बड़ी से बड़ी शक्ति को सिद्ध करना सरल हो जाता है। और तीसरा है महावीर बेताल, इस बेताल को सिद्ध करके तुम किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। रजत ने तुरंत फैसला करते हुए कहा, तो मुझे महावीर बेताल को सिद्ध करना चाहिए। रजत को जानकारी देकर वो बेताल वहाँ से गायब हो गया। रजत ने साधना शुरू करने से पहले खुद के 7 चक्रों को जागृत किया, जिसके बाद रजत ने उस बेताल की मूर्ति के सामने बैठकर महावीर बेताल को सिद्ध करने की विधि प्रारंभ की। दीवार में लिखे महावीर बेताल के मंत्रों को याद करके जप करने लगा। वैसे बेताल मंदिर के अंदर जो साधना काफ़ी बड़ी और लंबे समय वाली होती है, वो एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है। रजत को साधना के वक्त आंखों के सामने अजीब से आकार के जीव का दृश्य दिखाई दे रहा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे बंद आंखों के अंदर वो समाना चाहता हो। रजत धीरे धीरे साधना में इतना लीन हो गया था
कि उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। इसी बीच रजत के शरीर पर हल्के हल्के निशान खुद ब खुद उभर रहे थे, जो साधना में साधक की परीक्षा के लिए होते हैं। पूरी रात साधना करने के बाद ही अचानक रजत के सामने एक बड़े आकार का जीव खड़ा हो गया। इसका आकार इतना बड़ा था कि रजत को देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ रही थी। बेताल ने गुस्से से भारी आवाज़ में कहा, बताओ, मुझे सिद्ध करने के पीछे क्या उद्देश्य है? बेताल का सवाल सुनकर रजत ने हाथ जोड़कर कहा, मैं यहाँ पर आपसे मदद के लिए आया हूँ। गांव में शापित बेताल का साया आ गया है, उसे दूर करना है। ये केवल आप ही कर सकते हो। रजत की बात सुनकर बेताल ने हामी भर दी और बेताल वहाँ से गायब हो गया। रजत ने बेताल सिद्ध कर लिया था। उसके चेहरे पर भी खुशी दिख रही थी। रजत अब जल्द से जल्द वापस लौटना चाह रहा था। रजत बेताल मंदिर से निकलकर गांव की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। कुछ देर तक चलने के बाद जैसे ही रजत ने गांव में प्रवेश किया तो एकदम से दंग रह गया। रजत ने देखा ज़मीन पर कई सारे लोगों की लाश पड़ी हुई थी। उन लाशों को सफ़ेद कफन से ढक रखा था। वहाँ एक दो लाश नहीं, करीब 15-20 लाशें मौजूद थी। रजत हैरानी से इधर उधर भागकर देखने लगा, पर उसे गांव का कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ा। रजत ने पुकारते हुए कहा, कोई है? सब कहाँ हैं? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रजत तुरंत भागकर दयाराम के पास गया। दयाराम इस वक्त घर के अंदर डरे हुए बैठे हुए थे। रजत ने उन्हें देखकर सवाल करते हुए पूछा, आखिर इतनी लाशें गांव में कहाँ से आ गई? कुछ हुआ है क्या? दयाराम ने तुरंत कहा, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब वो शापित बेताल हमें नहीं छोड़ेगा, सबको कैद करेगा। रजत ने दयाराम को समझाते हुए कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस बेताल से छुटकारा दिला दूंगा। इतना कहकर रजत तुरंत दयाराम के साथ घर से निकल पड़ा। वहीं रजत भागते हुए खेतों के बीच उस बरगद के पेड़ को खोजने में लग गया, पर इस वक्त वो बरगद का पेड़ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अब तो वहाँ बरगद का पेड़ ही दिखाई नहीं दे रहा था। रजत को तुरंत याद आया कि वो पेड़ केवल रात के वक्त ही नज़र आता है। इसीलिए रजत रात होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रात का वक्त हुआ, रजत ने बरगद का पेड़ देखा। वो बरगद का पेड़ अपने आप दिखाई देने लगा। बरगद का पेड़ अब और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। रजत बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उस पेड़ की लटाएं तेज़ी से बड़ी होकर रजत के शरीर को कस के जकड़ने लगी। उनकी पकड़ इतनी ज़ोर की थी मानो रजत के शरीर को चीर कर रख दे, पर रजत को बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। रजत की हंसी गूंजने लगी। बरगद के पेड़ की लटाएं खुद ब खुद रजत को छोड़कर वापस जाने लगी। तभी बरगद के ऊपर लटकती कई सारी पुतली राख की तरह रजत के ऊपर गिरने लगी। जैसे जैसे पुतली गिरती, रजत का शरीर भी राख बनकर गिर रहा था। रजत के पास बेताल की शक्ति होने के कारण वो वापस ठीक हो जा रहा था। बेताल अब तक पेड़ पर मौजूद था, जो रजत के सामने नहीं आया था, लेकिन दूसरे पल वो रजत के सामने आकर खड़ा हो गया। उस बेताल ने रजत को देखकर जोर से हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे मारने के लिए किसी बेताल को पकड़ कर लाया है, पर अफसोस ये बेताल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रजत की आंखों में गुस्सा सवार हो चुका था। रजत ने कहा, मेरे अंदर बेताल की शक्ति है, मैं अपने दोस्त रमेश का बदला भी लेकर रहूँगा। रजत के हाथों में आग की बड़ी बड़ी लपटें आ गई, जिनको वो बेताल के ऊपर फेंकने लगा, पर बेताल के शरीर पर कुछ असर नहीं हुआ। उल्टा बेताल ज़ोर से रजत के ऊपर हंसने लगा। उतने में बेताल ने अपने हाथों से रजत को थोड़ा सा छू दिया। उतने में रजत का शरीर काला पड़ने लगा। रजत को उस जगह काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा। रजत खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्राप के असर से रजत का शरीर ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर भी रजत ने फिर से बेताल पर हमला किया, पर इस बार भी बेताल को कुछ नहीं हो रहा था। रजत ने महावीर बेताल को याद किया। अब महावीर बेताल और शापित बेताल के बीच युद्ध होने लगा, पर दोनों की ताकत बराबर की महसूस हो रही थी। दोनों में से कोई एक दूसरे को ठीक से घाव भी नहीं दे पा रहा था। रजत को इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था। इतने में रजत के पीछे से
उसी औरत माया की आवाज़ सुनाई दी, ये ऐसे नहीं मरने वाला। इसे मारने के लिए तुम्हें उस बरगद के पेड़ में आग लगाना होगा। वो बरगद का पेड़ जल गया तो वो बेताल भी मुक्त हो जाएगा। बेताल को इस बरगद के पेड़ ने बांध रखा है। तुम्हें जल्दी उस बरगद के पेड़ को जलाना होगा। रजत उस औरत की बात सुनकर समझ गया कि अब उसे क्या करना है। वहीं दोनों बेताल से युद्ध हो ही रहा था। इसी का फ़ायदा उठाकर रजत ने अपने हाथ में आग की लपटों को तेज़ी से बरगद के पेड़ की तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते बरगद के पेड़ में आग लग गई। वो बरगद का पेड़ तेज़ी से जलने लगा। उस पर मौजूद सभी पुतलियों में आग लग गई। वहीं शापित बेताल का शरीर भी खुद ब खुद जलने लगा था। कुछ ही देर में बेताल काले धुएं की तरह बनकर वहाँ से गायब हो गया। उसी के साथ बेताल की मुक्ति हो चुकी थी। जैसे ही रजत ने पीछे पलटकर माया को देखा तो माया का शरीर भी तेज़ी से जल रहा था। माया आग में जलते हुए एकटक रजत को देखे जा रही थी। कुछ ही पल के बाद माया भी पूरी तरह से राख बन गई। इसके साथ ही रजत का सिद्ध किया हुआ बेताल भी वहाँ से गायब हो गया। अब गांव पर से श्राप का साया हट चुका था। रजत ने अपने कुछ दिन उस गांव में बिताए और उसके बाद वापस शहर लौट गया। पर उसे गम था तो केवल अपने दोस्त रमेश के जाने का। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ काली।